हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जिया सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सबके सामने मध्यकालीन भारत की जो हमारी एक वीडियो की सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा जो है दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मोहम्मद गोरी के बारे में कंप्लीट, यानी कि जो हमारा चैप्टर 3 था तुर्क आक्रमण, उसको हमने गजनवी से लेकर गोरी तक कंप्लीट हम कर चुके हैं। उसमें हमने गोरी का मूल्यांकन और तुर्क आक्रमण का भारत पे प्रभाव भी पढ़ चुके हैं। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जो मोहम्मद गोरी था उसकी मृत्यु मार्च 1206 में हो जाती है। कहाँ पे हुई थी? सिंध में हुई थी, सिंधु नदी के पास दरमियाक नामक स्थान पर। पहले हमारी बात हो चुकी है, थोड़ा सा रिकॉल करने को मैंने ये याद दिला दिया। अब आज का जो हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, सब पे बात करेंगे एक एक करके। ये बना कैसे, कैसे मतलब इसमें राजा आए, ये राजा कैसे बने, गोरी के बाद हुआ क्या, उन सब के बारे में एक स्टार्टिंग करते हैं। हमारा चैप्टर ये आज की जो दिल्ली सल्तनत है, आज हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा। अब हम शुरुआत करते हैं इसके, यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है, मैंने आज मैप बना दिया है। पहले आपको पता ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ये उत्तर भारत का सारा क्षेत्र इनके कंट्रोल में यहाँ का आ चुका था मोहम्मद गोरी के। अब राज्य तो उसका हो गया था। जब मोहम्मद गोरी मरता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक का एरिया भी मोहम्मद गोरी के पास है। अब मोहम्मद गोरी की हो जाती है मृत्यु। अब होता क्या है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसके कुछ गुलाम सरदार थे। गुलाम क्या होते हैं इस बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है। गुलाम सरदार देखते हैं क्या होता है। सरदार का मतलब समझ लो जिस एरिया में सेना थी इनकी, कुछ सेना यहाँ पे छोड़ रखी थी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे जो सेना छोड़ रखी है इन्होंने, इन सेना का जो प्रमुख था, सेनापति तो कह नहीं सकते, सेनापति तो सारी ही सेना का, चाहे वो पूरे देश में कितनी भी कहीं कहीं पे भी रखी हो, उन सेना का जो मेन होता है वो होता है सेनापति। तो मान लो जो ये एरिया है, एक एरिया में यहाँ पे सेना है, एक एरिया में सपोज यहाँ पे सेना है, और सपोज करो एक एरिया में यहाँ पे सेना है, 3 जगह पे है, 1 2 3। अब जो सेनापति होगा वो तो ये होगा जो इन तीनों को मिला के इन सब का हेड होगा। पर जो जैसे यहाँ पे एक सेना है, सेना 1 का जो हेड है वो हो गया यहाँ का सरदार, सेना 2 का जो हेड हो गया वो यहाँ का सरदार होगा, सेना 3 का जो हेड होगा वो यहाँ का सरदार होगा। अब क्लियर आ गया गुलाम सरदार क्या थे। तो सब सरदार अलग अलग एरिया में थे। जब इन्हें पता चलता है कि भाई मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई है, मोहम्मद गोरी के आगे कोई वारिस नहीं है जो आगे राज्य को इधर संभाले, तो इन लोगों को, इनके गुलाम सरदार थे, इन्हें मौका मिल जाता है कि अपने आप को राजा बनाने का, कि भाई हम अपने आप राजा बन जाते हैं, जिसके हम गुलाम थे वो तो मर ही चुका है। तो इस क्रम में क्या होता है, यहाँ पे हम 4 के बारे में पढ़ेंगे, 1 2 3 4। होता क्या है उत्तर भारत में, पहले हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं उत्तर भारत, जो हमारा मेन पढ़ने का फोकस रहेगा। उत्तर भारत का क्षेत्र, ये इधर का नहीं, ये बंगाल का क्षेत्र है। उत्तर भारत में एक इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ये वही ऐबक जिससे गुलाम वंश शुरू होगा। उत्तर भारत में इसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम सरदार था उत्तर भारत का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी कई सारे युद्धों में हेल्प की थी, हम पढ़ चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक है उत्तर भारत का शासक बन जाता है, उत्तर भारत का शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। भाई इस एरिया में मैं करूँगा राज। इधर था बंगाल, ये बंगाल का एरिया है। बंगाल का मतलब वर्तमान का बांग्लादेश देश, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा का सारा क्षेत्र मिला के, और बिहार का क्षेत्र। उस समय का बंगाल पे कौन कब्जा कर लेता है, उसी का गुलाम सरदार था एक अली मर्दान। मैंने वहीं पे लिखा हुआ है, ये एरिया तो कैप्चर कर लेता है अली मर्दान। भाई वो इसी एरिया में था उस टाइम। अली मर्दान कहता है ये एरिया मैं ले लूँगा। इधर पाकिस्तान मैंने इसलिए लिख दिया जिससे क्लियर रहे, ये सिंध का एरिया है। बात हो चुकी हमारी सिंध विजय वगैरह सारा। सिंध पे कुबाचा था, सिंध का एरिया ले लेता है कुबाचा। सिंध का एरिया किसके अंडर में चला जाता है, कुबाचा के। अब चौथा बचता है हमारा, ये ईरान हो गया, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वर्तमान का अफगानिस्तान, उस समय का गजनी। गजनी पे कौन अपना वो बना लेता है अटैक, मतलब अटैक तो नहीं कह सकते, वहीं पे था वो, देखा राजा मर गया मैं बन जाता हूँ। गजनी में कर देता है यलदौज अपना अधिकार।
यहाँ का एक तरह से शासक बन जाता है यल्दौज। तो इसके 4 गुलाम सरदार थे, 1 2 3 4, चारों अपने अपने एरिया में जहाँ पे ये उस टाइम तैनात थे वहाँ के ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं, एक तरह से वहाँ का राजपाट अपने हाथ में ले लेते हैं। उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं के बंगाल के क्षेत्र में अली मर्दान, सिंध में कुबाचा और अफगानिस्तान यानी कि गजनी में यल्दौज। तो अपना अपना एरिया इनका शुरू हो जाता है। जो ये हमारा उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। कब से? ये दिल्ली सल्तनत जो है 1206 में ही तो इसकी मृत्यु हुई है। किसकी? मोहम्मद घोरी की। 1206 से लेके 1526 तक रहती है। 1526 में यहाँ पे आ जाते हैं फिर मुगल। वो जब हम 1526 तक पहुँचेंगे तब की तब देखेंगे। अभी हमें क्या देखना है कि दिल्ली सल्तनत को कौन स्टेब्लिश कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब तक चलता है? 1206 से 1526 तक। अब देखते हैं कि इसमें कितने राजवंश कितने रहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहीं पे इन्हें एक जगह पे ही लिख देंगे क्योंकि ये तो समझाने के लिए था आपको, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी स्थापना करता है? हमारा जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। 1206 से 1526 तक इसमें टोटल 5 राजवंशों का राज रहता है। अलग अलग राजवंश आएंगे, 5 राजवंशों का राज रहता है। तो हम एक एक करके सारे राजवंशों को पढ़ लेते हैं। मतलब पढ़ना तो सारा, ये भी बेसिक एक चार्ट की तरह कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ऐसे करके 2 3 4 5। क्योंकि आज हमारी वीडियो में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है दिल्ली सल्तनत का, कैसे दिल्ली सल्तनत बनती है। अब देखना दिल्ली सल्तनत का भी एरिया जो है ना, यहीं का एरिया रहेगा। ये सिंध छोड़ के बाकी का एरिया इनका यहीं रहेगा। अब ये जो वर्तमान का भारत नहीं, सिर्फ सिंध छोड़ के ये जो पंजाब भी था ना, पाकिस्तान का पंजाब है जो, ये भी अब यहाँ पे ऐसे समझ लो ये सब एरिया रहेगा इसके अंडर में। वर्तमान का जो पंजाब, बस सिंध का एरिया छोड़ दिया इन्होंने, पंजाब क्या यहाँ तक का मान के चलो आप, यहाँ तक का एरिया, थोड़ा सा एरिया था जो सिंध का, सिर्फ वही बचता है। बाकी ये जो उत्तर भारत को और इधर बंगाल का छोड़ के दिल्ली सल्तनत के अंडर में रहेगा। धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ही आता है, हम उसे बोलेंगे मामलूक वंश, ना कि गुलाम वंश। मामलूक वंश, या फिर मैं समझने के लिए लिख देता हूँ गुलाम वंश, क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गुलाम वंश ही पढ़ा है, जो कि गलत है। इसका गुलाम वंश नाम होना गलत है। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पूरा का पूरा मामलूक वंश ही पढ़ेंगे, क्योंकि यूं से गुलाम वंश नहीं मामलूक वंश कहते, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसका रहता है 1206 से, वही स्टार्टिंग हो रही है 1206 से 1290 तक ये रहेगा अपना, ठीक है। 1290 तक क्लियर, ये वंश रहेगा 1290 तक। फिर गुलाम, इसके मामलूक वंश को हटा के यहाँ पे आता है खिलजी वंश, वही खिलजी वंश जिसमें था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा वंश आता है अपना खिलजी वंश। खिलजी वंश रहेगा 1290 से 1320 तक, ये सब ईस्वी में है, ठीक है। 1290 से 1320 तक। इसके बाद आता है तीसरा, खिलजियों को हटा के आते हैं तुगलक। ये सब दिल्ली सल्तनत के ही हैं, ठीक है। एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। तुगलक वंश ये रहते हैं 1320 से 1414 तक, ठीक है। 1414 सबसे ज़्यादा लंबा टाइम इन्हीं का होता है, किनका? तुगलकों का, ठीक है। 1414 के बाद आएंगे ये सैयद वंश और लोधी वंश लास्ट के। इनको पहले एक साथ लिख देता हूँ मैं, सैयद वंश, इनके बाद आएगा लोधी कह सकते हैं या लोधी, लोधी या लोधी कुछ भी हो सकता है, वो बात एक ही है। लोधी वंश 1414 में ख़त्म हुआ। 1414 से 1451 तक रहता है, 51 है ये सैयद वंश। तो इसके ख़त्म होने के बाद 1451 से 1526 तक रहता है, वही हमारा जो है ना 26 तक का, 1526 तक रहता है हमारा लोधी वंश। इनको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ। 1414 से 1451 तक क्लियर। ये रहता है 1451 से 1526 तक, पानीपत की पहली लड़ाई तक, सब पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहला मामलूक वंश 1206 से 1290, दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320, तीसरा तुगलक वंश 1320 से 1414, पांचवा सैयद वंश 1414 से 1451, चौथा सैयद वंश पांचवा लोधी वंश 1451 से 1526। टोटल कितने हो गए? 5 राजवंश। देखो क्वेश्चन कितने सारे हैं यहाँ से।
पहला दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या है, 1206 से 1526। क्लियर। दिल्ली सल्तनत में टोटल, दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश ने शासन किया है, 5 राजवंशों ने। तीसरा क्वेश्चन, इनका क्रम आ सकता है, एक तो पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था, यानी कि मतलब पूरा मामलुक के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इन सब की डेट आ सकती है, कौन सा कौन से तक रहा है, मतलब मामलुक कब से कब रहा, खिलजी कब से कब तक रहा। एक तरह से 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। यहीं से 5वां क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक कौन रहा इनमें, और सबसे लंबे समय तक और सबसे छोटे समय तक। छठा क्वेश्चन, छोटे समय तक। जिसने ये सारे सन याद कर लिए वो अपने आप क्लियर कर लेगा। देखो वैसे बताते 1290 से लगभग 30 साल। सबसे छोटे रहे थे खिलजी। अगर कैलकुलेट भी नहीं करना तो यहाँ से रट लेना, खिलजी। तुगलक सबसे ज़्यादा रहे थे, सबसे लंबे समय तक रहे थे भारत में, मतलब दिल्ली सल्तनत में तुगलक। ये यहाँ से मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट करा दिए। एक डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ सकता है कि खिलजी, 7वां क्वेश्चन, खिलजी दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्लियर। गुलाम के बारे में बात कर चुके हैं। ये हुआ हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन, किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि कैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसके जो गुलाम सरदार थे अपने अपने एरिया में अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर देते हैं। जिसमें उत्तर भारत में क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बंगाल में अली मर्दान, सिंध में कुबाचा और यलदौज गजनी के क्षेत्र में वो करता है। फिर सारा बता दिया मैंने कैसे कैसे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। तो हमारा जो अगल, देखो इसको हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 है जो, इसको पूरा चैप्टर जो 4 है हमारा दिल्ली सल्तनत का, ये आगे अलग अलग पार्ट में बटा होगा। पहला मामलुक, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके हम इसको 5 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो मामलुक वंश चलेगा। उसमें मामलुक वंश का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद मामलुक वंश के जो शासक रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश से लेके लास्ट बलबन तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। और फिर एक लास्ट का बता देंगे, एक सीरीज बता देंगे कि कौन से शासक कैसे कैसे रहे। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा पूरा का प्रॉपर इस तरह से मामलुक वंश। ठीक है। यहाँ तक का ही आपके, मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम शुरू कर लेते हैं आज का ये मामलुक वंश। ठीक है। कि मामलुक वंश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, और इनके राजाओं का एक, जो भी शासक रहे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनका कर लेते हैं हम। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश को लेकर। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मामलुक वंश की स्थापना करी। पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर इसके जो मेन नहीं, सारे ही मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक, लास्ट शासक तक, क्यूमर्स तक सबका एक अरेंज कर दिया है, और फिर हम इन सबको ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि मामलुक वंश क्या था। देखो आपने इस वंश को गुलाम वंश के नाम से ज्यादा सुना है या पढ़ा है, गुलाम वंश, जो कि गलत है। इसको मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है इसे गुलाम वंश भी। लेकिन इतिहासकार है ना जो, इन्होंने गुलाम वंश, इस वंश को नहीं मानना है, इस वंश को मामलुक वंश मानना है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मामलुक और गुलाम वंश, ये जो वर्ड है ना, गुलाम और मामलुक, इन दोनों वर्ड का जो मतलब है ना, उसको लेके है। तो हम एक एक करके ना इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। पहले ये है एक वर्ड है गुलाम, दूसरा है मामलुक। देखो गुलाम का मतलब होता है जन्मजात गुलाम, मतलब बचपन से ही वो गुलाम है, जन्मजात गुलाम है। ठीक है। और मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता की संतान, मतलब जिसके माता पिता गुलाम नहीं है। स्वतंत्र मतलब एक दूसरे का उल्टा हो गया है, स्वतंत्र माता पिता की संतान, ऐसे समझ लो। देखो इसको, गुलाम का मतलब तो ये हो गया कि वो बचपन से ही गुलाम है, जन्मजात गुलाम है, वो पैदा ही गुलाम हुआ। मान लो इसके माता पिता भी गुलाम है, मान लो कोई ए है, ये गुलाम है, इसकी एक संतान होती है बी, तो वो भी गुलाम ही होगी क्योंकि ये गुलाम है, क्योंकि इसके माता पिता भी गुलाम है, तो उसकी संतान भी स्वतंत्र नहीं होगी।
ये क्या है, इसलिए जन्मजात गुलाम है। मान लो ए को तो भले ही कभी भी खरीद के गुलाम बना, मान लो ए को 20 वर्ष की आयु में गुलाम बनाया गया, लेकिन जब ये बी पैदा हुआ उस टाइम इसका पिता जो था वो गुलाम ही था, तो इसलिए ये तो बेचारा जन्मजात ही पैदाइश ही गुलाम हुआ। तो वो होता है गुलाम जो जन्मजात गुलाम है। सपोज करो एक कहानी यही होती है यहाँ पे, ये मान लो 20 वर्ष की आयु में ये है जो गुलाम बना, फिर जब ये 30 वर्ष का होता है, जब ये 30 वर्ष का हो जाता है, मान लो ए को गुलामी से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है, तो इससे फिर कोई बी पैदा होता है तो वो गुलाम नहीं होता, वो स्वतंत्र माता पिता की संतान होता है। क्लियर? या फिर जिसके माता पिता कभी गुलामी ना रहे हों वो भी मामलूक आता है, स्वतंत्र माता पिता की संतान। तो इसमें क्या होता है, जो इनका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, हालांकि 1206 में गुलाम था, 1208 में गुलामी से मुक्त हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में गुलाम था। लेकिन जो बाकी के जो शासक आए थे वो हमेशा से गुलाम नहीं थे, उनके जो पुत्र हुए स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहना गलत है, मामलूक वंश कहना सही है। एक इतिहासकार है इरफान हबीब, उन्होंने इसे मामलूक वंश मानना है। मामलूक वंशी इसकी सही डेफिनेशन पाई है, क्योंकि इसके सारे जो राजा थे शुरू में भले ही रहा है, सारे राजा गुलाम नहीं थे, ठीक है, बाकी स्वतंत्र माता पिता की भी संतान थे। कैसे कैसे थे वो हम पढ़ते चलेंगे। एक इसे इलबरी वंश भी कहा जाता है, एक नाम और आपने सुना होगा इलबरी वंश, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि इसमें कुछ ही शासक थे इलबरी वंश के, सभी इलबरी नहीं थे। इसमें इलबरी एक जाति होती है, ठीक है, तो सभी इलबरी जाति के नहीं थे, कुछ इलबरी जाति से लगते, हाँ मैक्सिमम इलबरी जाति के थे, इसलिए इस बात पे इलबरी वंश नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मुगल वंश में सारे ही मुगल थे, ठीक है, इसलिए सब इलबरी नहीं थे, इसलिए इलबरी वंश भी नहीं कहते हैं इसको। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये रहता है 1206 से 1210। आज हम सिर्फ इनका ना एक सीरीज में कर रहे हैं, इनको नोट करते चलना, फिर ऐसे करके हम एक एक शासक को ही पढ़ेंगे। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बाद कौन शासक था, या आ जाएगा कि मामलुक वंश के शासकों को क्रम में अरेंज करके दो, ठीक है। 1210 में इसकी मृत्यु कैसे होती है कैसे नहीं, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे, आज बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसकी मृत्यु के बाद नंबर 2 पे आराम शाह, ये इसका बेटा होता है, इसको बनाया जाता है शासक। ये सिर्फ 1 साल के करीब ही, पूरा 1 साल भी नहीं होता है, 1210 से 1211 के बीच शासक रहता है। क्यों हटाया जाता है क्यों नहीं, वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, सब डिटेल पढ़ेगा, आज सिर्फ सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। ये तो इसका पुत्र था, ये जो इल्तुतमिश है ये इसका पुत्र नहीं है, ये था पहला इलबरी। वो कहानी आगे पढ़ेंगे हम, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत आराम से पढ़ते चलेंगे पूरा मजे के साथ। तो ये जो है इसका पुत्र नहीं है, ये इल्तुतमिश अलग है, यहाँ से इलबरी जाति शुरू होगी। देखा, शुरू के 2 शासक इलबरी वंश के नहीं है, इसलिए इलबरी नहीं कह सकते, यहाँ से इलबरी जाति शुरू होती है। ये रहता है 1211 से 1236 तक। इसके बाद ये इसका पुत्र है, इल्तुतमिश का पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये भी कुछ महीनों के लिए ही रहता है 1236 में। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रहा कुछ महीने, वो बाद की बात है, वो जब हम यहाँ पे आएंगे पढ़ेंगे। इसके बाद ये तो इल्तुतमिश का पुत्र था, ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, नाम सुना होगा। ये बनती है 1236 से 1240। ये सब इलबरी ही चल रहे हैं अभी, ठीक है, इधर इलबरी। ये होती है महिला, प्रथम महिला शासक है, या प्रथम भी अंतिम भी, इसके बाद ना तो कोई महिला बनी, इसलिए पहली भी यही है आखिरी भी यही है। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनता है वो होता है बहरम शाह। बहरम शाह भी इल्तुतमिश का पुत्र था। देखा, 2 पुत्र हो गए इल्तुतमिश के, एक ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक बहरम शाह, ठीक है। रजिया सुल्तान पुत्री थी। क्लियर, यहाँ पे खत्म होगी कहानी। ये रहा 1240 से 1242 तक। अब ये बताओ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कन्फ्यूजन में? इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 कुछ महीनों के लिए बनता है, उसे हटा के उसकी पुत्री बन जाती है शासक, 36 से मतलब लड़की बन जाती है 36 से 40 तक। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर से इसका ही पुत्र, किसका, इल्तुतमिश का पुत्र बहरम शाह को शासक बनाया जाता है, ठीक है। बहरम शाह शासक बन गया 40 से 42 तक। अभी तक यहाँ पे
इलबरी वंशी चल रहा है। फिर इसको हटा के 7वां शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 42 से 46 तक है। यहाँ पे अभी इलबरी वंशी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है 7वां शासक। फिर 8वां, इसको हटा के बनता है नासिरुद्दीन महमूद, ये भी इन्हीं के परिवार से है, इलबरी ही हैं ये सारे अभी तक। इलबरी 1246 से 65 तक, ये होता है इल्तुतमिश का पोता। इल्तुतमिश का पोता क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, वो कहानियाँ हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके 8 समझ में आ गए। कुतुब, ये यहाँ तक की कहानी तो अलग है, ऐबक वंश के हैं ये, ऐबक जाति के, ये 2 ऐबक जाति के हैं। आराम सा इल्तुतमिश से लेकर के नासिरुल महमूद तक ये इलबरी वंश के हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 हैं, 6 राजवंश हैं जरूर, 6 राजा जरूर है इलबरी जाति के, पर इस बेस पे इसे इलबरी वंश कह जाना गलत है, क्योंकि शुरू के 2 ऐबक जाति से हैं, ये 6 भले इलबरी हैं, आगे भी जो 2-3 होंगे वो दूसरी जाति के होंगे, इसलिए से इलबरी वंश भी कहना गलत है। ठीक है, पर वैसे याद रखना कि इलबरी वंश किसे कहते हैं, गुलाम वंश या मामलुक वंश, ये तीनों एक ही है। ठीक है, पर हमें जानना कि एक्चुअली ये नहीं है। देखो यहाँ पे इल्तुतमिश का पोता नासिरुद्दीन महमूद 46 से 65 तक शासक बनता है। इसको हटा के जो 9वां शासक बनता है वो अलग बना दिया मैंने, क्योंकि वो अलग फैमिली है, बलबन। कहानी पूरी पढ़ेंगे बलबन के बारे में भी, पूरे एक चैप्टर में बलबन ही खत्म होगा, एक चैप्टर मतलब एक वीडियो में। ठीक है, ये 1265 से 86 तक बनता है, 9वां सुल्तान है ये। अब इसके मृत्यु के बाद अगले 4 साल में क्यूमर्स जो मरता है 1290 तक खत्म हो जाता है। अब ये नहीं देखना है, मैं याद नहीं रखना कौन सा क्या हुआ, अगले 4 साल में कहानी खत्म हो जाती है। जो हमारा गुलाम वंश है ये चला है ना 1206 से 1290 तक है ना ये हमारा, ये 90 पे आके ये लास्ट होता है। अब कैसे होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं हम कि यहाँ पे कहानी ये कैसे बन के आती है। ठीक है, जो ये बलबन था इसके 2 लड़के थे, एक ये बलबन की मौत होनी जाए एक ना एक दिन तो सबको जाना ही। ये जो लड़का था शहजादा मोहम्मद, ये बेचारा युद्ध में मर जाता है बलबन के समय में ही, युद्ध में मर गया। मतलब बलबन के समय में ही एक युद्ध में भेजा गया था ये, उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मतलब शहजादा मोहम्मद की तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, ये इसके टाइम में मर जाता है, ये तो शासक बन नहीं सकता। अब बचता है इसका दूसरा लड़का जो है बुगरा खान, ये जिंदा था, लेकिन ये क्या था, ये राजा बनना ही नहीं चाहता था, ये शासन सूसन से अलग रहता था, शासन में से रुचि नहीं थी, रुचि से थी नहीं, मतलब थोड़ा सा खिसका हुआ था, इसे मतलब नहीं था, नहीं तो बना बनाया राजा, कौन नहीं बनना चाहेगा राजा, इसको राजा बनना ही नहीं था। तो यहाँ पे इसकी भी कहानी खत्म हो गई, इसके दोनों लड़कों की कहानी खत्म हो जाती है। शहजादा मोहम्मद तो मर ही चुका था, बुगरा खान की भी। उसके बाद एक ये आता है, ये जो मोहम्मद शहजादा था, इसका शहजादा मोहम्मद था, इसका लड़का था कैखुसरो, और बुगरो खान का लड़का था कैकुबाद। ठीक है, इसका कैकुबाद था, इसका कैखुसरो था, तो ये आपस में भाई चचेरे भाई हो गए। तो कहानी ये बनती है कि जब ये दोनों क्या बोलते हैं, ये तो मर चुका है और इसे रुचि नहीं थे, तो फिर अब ये अगला अधिकारी किस में देखते हैं, भाई पोते में देखेगा बलबन, या तो इसका ये कैखुसरो बनना चाहिए या फिर क्या बोलते हैं कैकुबाबाद बनना चाहिए। तो देखो बलबन के सामने ही इसके लड़के की मौत हो चुकी है, ये ऑप्शन इसके पास है नहीं, इसने पहले कह दिया मैं राजा बनूंगा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ये आगे फिर अपनी अगली जनरेशन में देखेगा ऑप्शन, तो इन दोनों में से इसे किसी एक को बनाना था, तो ये इसे चूज कर लेता है कैखुसरो को, ये चूज कर लेता है कैखुसरो को, अपने जीते जी बोल देता है कि बलबन की भाई कै मेरे मरने के बाद कैखुसरो को राजा बना देना। तो बलबन मर गया है, किसमें 86 में बलबन मर चुका है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे बलबन मर गया ना, बलबन के जो बाकी इसके जो सरदार थे या जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो धोखा कर देते हैं। मतलब इसकी जो बेचारे की विश थी कि कैखुसरो को राजा बनाए, कैखुसरो की जगह में इसे राजा बना देते हैं, ये इसको राजा बना देते हैं। ठीक है, ये जो था बीमार था, अब हम बात करेंगे बाद में करेंगे, बाद जब बलबन पढ़ेंगे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ये बीमार था, जानबूझ के इसको शासक बना दिया और इसकी हत्या करवा दी। भाई ये ऑप्शन ही खत्म, अगर भाई इसको बनाया, इसको जिंदा छोड़ देंगे तो ये फिर से शासन राजा बनने की ट्राई करेगा, इसकी हत्या करके इसका भी ऑप्शन खत्म।
जबकि बलबन चाहता था ये बने, क्योंकि ये छोटा भी था और बीमार भी था। ये इसे जबरदस्ती करके इसे क्या बना देते, शासक। तो कुछ टाइम बाद एक फिरोज शाह खिलजी है, एक सरदार था फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी क्या करता है, इस कैकुबाबाद को उठा के नदी में फेंकवा देता है, नदी में फेंकवा देता है। ये समझ लो बस कि पूरी डिटेल में तो बाद में करेंगे। इसको कैकुबाबाद को ख़त्म कर देता है। और कैकुबाबाद का जो लड़का होता है, कैकुबाबाद का शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो लास्ट राजा होता है, इसे राजा बना देता है, इसको राजा बना देता है। किस बीमार के बस की नहीं है कुछ करना, इसको बना देता है। पर 3 महीने बाद ही, 3 माह बाद ही इसको भी मार के खुद राजा बन जाता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। वो हम और भी डिटेल में आके पढ़ेंगे कैसे होता है। मेन हमें ये जानना है, बलबन के बाद बनता है राजा कैकुबाबाद, 10वां, यहाँ पे 9 हो गया, 10 पे बनता है कैकुबाद, जबकि बनना चाहिए था कैखुसरो, पर जो बनता है हम उसकी बात करेंगे। कैकुबाद के बाद क्यूमर्स, 11वां होता है क्यूमर्स ही लास्ट होता है 1290 में। इसके बाद इसे हटा के खिलजी वंश स्टार्ट हो जाता है। ये हमने एक सीक्वेंस बना लिया है, आप चाहो तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना, इन सारे राजाओं का क्रम। तो इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा कुतुबुद्दीन ऐबक से हम स्टार्ट करेंगे। कुतुबुद्दीन से लेके हम क्यूमर्स तक जाएंगे कि कुतुबुद्दीन ने क्या क्या काम किए, जो भी राजा आएगा उसके क्या काम रहे, जो भी फेमस काम है उनके, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, जो भी काम रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे 11 राजा, मैं 11 के 11 राजाओं के बारे में बात करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि कुतुबुद्दीन के बाद डायरेक्ट आ जाते हैं इल्तुतमिश पे, भले ही आराम से आका 1 साल का रहा शासन, लेकिन क्या जरूरी राज में सब कुछ बात होगी एक एक करके। इसलिए मैंने पहले सीक्वेंस में लिखवा दिया कि एक भी चीज़ मिस नहीं होगी आपकी। मेरी वीडियो में टाइम लगता है, टाइम लगने का मतलब नंबर्स ऑफ वीडियोस ज़्यादा होती हैं। मुझे नहीं पता अभी दिल्ली सल्तनत में ही इसमें मामलुक वंश में कितनी वीडियो बन जाएंगी, 4, 5, 6 कराने वाले एक वीडियो में, या 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में करा देते हैं पूरा। मेरे पास वो काम नहीं आता है मेरे से करना, ना ही वो मेरा तरीका है पढ़ाने का। अगर किसी को जल्दी पढ़ना है तो उसका मेरी वीडियो पे काम नहीं है कुछ भी। मेरी वीडियो पे धीरे धीरे साथ साथ चलना। धीरे का मतलब कोई स्लो स्पीड भी नहीं है, धीरे धीरे का मतलब सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ना। सिर्फ एक बार पढ़ना, बार बार किसी की वीडियो या किसी कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, उसको फिर बार बार अपना आराम से घर पे बैठ के रिवाइज करते रहो, ठीक है। मतलब बार बार ना पढ़ने का मतलब ये है कि आज इस कोचिंग में, कल को उस कोचिंग में बस पढ़ते रहो, पैसा वेस्ट करते रहो। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा डिटेल्स में पढ़ो, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। मान लो कोई कहीं और पे पढ़ते हुए या जहाँ भी आज तक पढ़ा होगा, इतिहास 3 महीने में ख़त्म हो रहा है सपोज एक बात, यहाँ पे 8 महीने में हो रहा है या 6 महीने में हो रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। पर उसके बाद आपको जो 3 महीने में ख़त्म होने वाले में बार बार पढ़ना पड़ता है ना, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज़ क्लियर करके 11 शासक लिखवाए हैं तो 11 के 11 में ही बात होगी पूरी की पूरी। अभी तक कुछ भी स्किप करके नहीं चला हूँ। एक एक चीज़ अब तक आपको क्लियर करके बताइए, चाहे 2 वीडियो की जगह 3 बन जाए चलेगा, 2 की 1 नहीं बनेगी, 2 की 3 बन जाएंगी, मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यही मेरा थोड़ा सा तरीका है समझ बनाते हुए पढ़ाने की। धीरे धीरे चलेंगे, लंबी जर्नी है हमारी। आपको इतिहास विषय में ऐसी समझ बना के चला दूंगा कि आपको कहीं पे दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम में क्रैक कर पाए, आप भी कल को किसी को इतिहास पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को मोहल्ले में या किसी स्कूल में, कहीं पे भी, या कोचिंग में, कुछ भी करना चाहें आप इतिहास में अच्छी खासी समझ बना के चल लेंगे। यही मेरा तरीका है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तभी हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन रहेगा कुछ और अच्छा करने के लिए। इसके अलावा आपको हमेशा कहा है कि अगर आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है मेरे लिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो उसमें आप अपने सजेशन रख सकते हैं। मैं उन पे काम करूँगा, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अब यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।